वेलकम टू आवर न्यू चैनल फिजिक्स विद कौर। बेसिकली ये जो चैनल हमने बनाया है वो प्रिपरेशन फॉर CSR नेट जेस्ट गेट में जो भी टॉपिक्स आते हैं, कॉमन टॉपिक्स आते हैं या हर बार रिपीटिंग टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस चैनल में या इस सीरीज़ में। जो मेरा पहला टॉपिक उठाया है वो मैंने उठाया है एटॉमिक से, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म LS and JJ coupling. This is our lecture 1. In this chapter we will just do the introduction of LS and JJ coupling. In further lectures we will discuss about LS और JJ coupling से कैसे questions आते हैं और उनके ऊपर कैसे हमें workout करने हैं, ठीक है। So we have to consider a multi-electron atom that is having a nuclear charge of Ze, which has been surrounded by an electron. So here I have considered a multi-electron atom, for example a boron, ठीक है। So I have considered a boron atom having an electronic configuration of 1s2 2s2 2p1. अब इस वाले शेल भी completely filled है, ये वाला शेल भी completely filled है, इस वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिसिपेट करेगा LS और JJ कपलिंग में। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हमारा पार्टिसिपेट करेगा LS और JJ कपलिंग में, और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन। Okay, so what do you mean by optically active? Optically active means that has a capable of rotating the plane of vibration of polarized light to right or left, or you can say dextrorotatory or levorotatory. ठीक, अब हमें इतना तो पता चल गया कि हमारे पास LS और JJ कपलिंग में खाली आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो कम्प्लीटली फिल्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस एटम का हैमिल्टोनियन लिखते हैं। अब हैमिल्टोनियन हमारे पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन इज रिटन बाय H is equals to the sum of kinetic energy and the potential energy. So first हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसकी आई, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की अपनी क्या काइनेटिक एनर्जी है, सो वी हैव डन द समेशन। ओके, लाइक P1 इलेक्ट्रॉन की इतनी काइनेटिक एनर्जी है, P2 इलेक्ट्रॉन कितनी है, P1 स्क्वायर अपॉन 2m प्लस P2 स्क्वायर बाय 2m एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो हमारे पास हुई पहली। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर इंट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला वो हमने इस हिसाब से लिख दिया। What is Ri? It is the distance of the ith electron from the nucleus. Now third one is the mutual electrostatic energy of electron with electron. Okay, so that is Rij, that is distance between the ith and jth electron. Okay, next is the spin-spin correlation energy, that is parallel spin or anti-parallel spin. Here parallel spin repel each other and anti-parallel spin attract each other. So to explain it in more detail, we will take the help of the exchange force. Okay, so between the two electrons of a system, if the spins of the two electrons are parallel, if they are parallel, अगर parallel है हमारे पास तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 पॉसिबल क्या आ जाएंगी, टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर पैरेलल है तो 3 पॉसिबल स्पिन वेव फंक्शन हमारे पास बन सकते हैं विच आर सिमेट्रिक। ओके, तो हमने वो सिमेट्रिक टर्म सीधा लिख दी। One thing I know that the total wave function should be a anti-symmetric. To make it anti-symmetric, हमारे पास जो स्पेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एंटी-सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी मेरे पास ओवरऑल वेव फंक्शन क्या बनेगा, एंटी-सिमेट्रिक। सो आई रोट द normalized wave function for the anti-symmetric. Now I have supposed that electrons are very much close to each other. Okay, what do you mean by xi a1 and xi b2? Here xi a1 means the wave function of a coordinate having an electron 1 and b coordinate having an electron 2. Okay, so suppose electrons are very close to each other. Now if they are very close to each other, that means the wave functions of xi a1 should be equal to xi a2 and xi b1 should be equal to xi b2. अगर मैं ये वाली कंडीशन को इस वाले फॉर्मूले में डालती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में इस चीज़ को डालती हूँ तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, राइटिंग हियर xi a1 एज इट इज़ अगर हम लिखते हैं, ठीक है। xi b2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, xi b1 को, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। ओके, माइनस xi b1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एज इट इज़, एंड
xi(a2) को मैं रिप्लेस कर देती हूँ xi(a1) से। अब हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और मुझे जो आंसर मिलेगा 0 आंसर मिलेगा। इस 0 का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। I'm having a very less probability or very small probability or little chance of finding a parallel spin electrons close to each other. So therefore they will repel each other. अगर वो साथ में नहीं, इसका मतलब क्या है, दूर दूर है। अगर दूर दूर हैं, इसका मतलब क्या है, they are repelling each other. What they are repelling each other. Okay, अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या थी? एंटी पैरेलल स्पिन अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल स्पिन अट्रैक्ट ईच अदर। अब सपोज करो if the spins of the two electrons are anti-parallel, so there is only one spin wave function, that means they have only one spin wave function which is anti-symmetric. अब स्पेस को क्या होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ओवरऑल क्या चाहिए, मुझे ओवरऑल चाहिए अपना एंटी सिमेट्रिक। तो मैंने यहाँ पे अपना नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन सेम वैसे ही जैसे हमारे पास एंटी सिमेट्रिक के लिए लिखते हैं, हमने सिमेट्रिक के लिए लिखते हैं, बस फर्क कितना होता है, तो नेगेटिव लगता है और हम यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव का साइन होता है। हमने अगेन यही सपोज करी कंडीशन की xi(a1) इज इक्वल टू xi(a2) एंड xi(b1) इज इक्वल टू xi(b2). नाउ हमने इस वाली कंडीशन को जब इस वाले फॉर्मूले में डाला तो हमने नोट फाइंड आउट किया दैट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो ट्वाइस आ रही है, ठीक है, ट्वाइस द एवरेज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ओवरऑल स्पेस। So that means there is a large chance of finding the two anti-parallel spin electron too close to each other, and electron act as if they are attracting each other, as if they are very close to each other or attracting each other. So this effect arises because of the exchange symmetry. The last energy that contribute is spin orbit magnet interaction energy of the electron. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 केसेस लिखा है, उसी 2 केसेस हमारे पास आए कैसे इसके बाद, वो हमारे पास आए थे जब हमने हार्टिस सेंट्रल फील्ड अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसने ज्यूम किया कि अगर हमारे पास अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, एज इफ दे आर मूविंग इंडिपेंडेंटली इन अ स्फेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है, सो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल होगी दैट डिस्क्राइब्स द एवरेज ऑफ द कूलम इंट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस एंड विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, हम उसका टोटल क्या लिखेंगे, टोटल अगर हम उसका एनर्जी लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी ऑफ द कांस्टेंट टोटल एनर्जी ऑफ द कोर, जो हमारे पास कोर की एनर्जी है, एंड प्लस द सम ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। वी नोटिस कि जो हमारे पास एनर्जी है ना, जो हमने एनर्जी लिखी है वो खाली n और l के ऊपर डिपेंड कर रही थी, वो खाली n और l के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ठीक है, दैट आई नो दैट n and l that are known as quantum numbers and where l is equals to n minus 1, ठीक है। अगर हमारे पास n और l है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ml और ms भी होगा, ठीक है, बट हमारी पास एनर्जी ml और ms पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जीज आती हैं वो क्या आती है, डीजनरेट एनर्जीज, ठीक है। तो डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स आर डीजनरेट, सो because the energy does not depend on which the electrons has a particular set of quantum numbers, ठीक है, thus the Hartree approximation there are number of degenerate energy levels associated with each configuration. Many of these energies being removed with the help of the perturbation. और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं, उसके बाद हमारे पास 2 रिजल्ट आते हैं, फर्स्ट रिजल्ट फॉर द लाइटर वंस एंड अनदर इज फॉर द हेवियर वंस। द लाइटर वंस में हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है, थर्ड एंड फोर्थ। See here, I have wrote third and fourth. तो थर्ड जो हमारे पास एनर्जी थी, थर्ड हमारे पास जो एनर्जी थी वो थी द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी है, और फोर्थ जो हमारे पास थी स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही स्मॉल कंट्रीब्यूशन मेरा स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंट्रैक्शन देता है, रेस्ट ऑफ द एनर्जीज आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, रिजल्टेंट इज LS coupling. And for the heavier ones, this fifth one contributes very large, okay, over the another ones. Such atoms are called as JJ coupling. So here we have just discussed a little theory about how LS and JJ coupling arises. In the next session we will discuss LS coupling in detail and the types of questions come in the previous exam or any kind of exam, how to approach such kind of a problems. If you like the
session, if you like the lecture, please like and share it. Thank you so much.